हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो दोस्तों अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुए थे। यानी भारत में जो प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हुए थे। दोस्तों, यानी इस प्रकार हम देखें तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। 1952 में। यदि एग्जाम में सिंगल ईयर के बारे में पूछा जाए, सिंगल ईयर यदि आ जाए, हम यह कहेंगे कि भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। यानी इसका सिंगल ईयर में यदि हम उत्तर देखें तो 1952 इसका उत्तर होगा, क्योंकि जो फरवरी 1952 में ही भारत के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। तो दोस्तों 1952 इसका सही उत्तर होगा यदि एग्जाम में सिंगल ईयर के बारे में पूछा जाता है। तो प्रथम आम चुनाव हो जाने के बाद भारत की लोकसभा का गठन होता है। भारत की लोकसभा का गठन होता है और भारत की लोकसभा अपना कार्य 13 मई 1952 को अपना कार्य शुरू करती है। भारत की लोकसभा अपना कार्य 13 मई 1952 को शुरू करती है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन यानी राज्यसभा ने भी अपना कार्य 13 मई 1952 को ही शुरू किया था। इस प्रकार भारतीय संसद ने अपना कार्य जो शुरू किया था वो किया था दोस्तों 13 मई 1952 को अपना कार्य शुरू किया था। लोकसभा का कार्य शुरू हो जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है वो है प्रोटेम स्पीकर की, यानी प्रोटेम स्पीकर। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और प्रोटेम स्पीकर को हम अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। अस्थायी अध्यक्ष ये दोस्तों केवल लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में ये जो प्रोटेम स्पीकर राज्यसभा में नहीं होता। प्रोटेम स्पीकर के पद पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बार जीतकर लोकसभा में पहुंचा हो। दोस्तों, इस प्रोटेम स्पीकर के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। जो इसका पहला कार्य होता है वो है लोकसभा में जितने भी सदस्य चुनकर आए हुए होते हैं उनको शपथ दिलाना। जो भी सदस्य लोकसभा में चुनकर आए हैं उन सबको शपथ दिलाना। और दूसरा जो कार्य होता है दोस्तों वो होता है लोकसभा का जब तक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त न कर दिया जाए उस समय तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। यानी जो पहला इसका कार्य होता है वो शपथ दिलाना और दूसरा होता है जब तक लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न कर दी जाए उस समय तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। दोस्तों, जो पहला जो प्रोटेम स्पीकर बना था उनका नाम था जी.वी. मावलकर। यानी जी.वी. का दोस्तों फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये दोस्तों भारत के जो पहली लोकसभा थी इसके प्रोटेम स्पीकर थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष होने के साथ साथ दोस्तों ये भारत की पहली लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। स्थायी अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। यानी हम देखें तो भारत के प्रथम लोकसभा के अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष थे जी.वी. मावलकर। दोस्तों, अब हम कुछ जी.वी. मावलकर के बारे में जानते हैं। जी.वी. मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर। ये दोस्तों जब भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था तो दोस्तों संविधान सभा के मुख्य रूप से दो कार्य थे। एक था दोस्तों संविधान का निर्माण करना और दोस्तों दूसरा था जब तक भारतीय संसद का गठन न हो जाए उस समय तक भारतीय संसद के रूप में कार्य करना। जब दोस्तों भारतीय संविधान सभा भारत की संसद के रूप में कार्य करती थी उस समय उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलकर। यानी
जब भारतीय संविधान सभा भारत की संसद के रूप में कार्य करती थी उस समय जीवी मावलकर भारतीय संसद के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इनको ही सबसे पहले भारतीय लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों जीवी मावलकर ऐसे पहले लोकसभा अध्यक्ष है, यानी एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष है जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव असफल हो गया था, लेकिन ये एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष है जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। और दोस्तों इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी, यानी जब ये लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों इनके अलावा एक और जो लोकसभा अध्यक्ष है जीएमसी बालयोगी की मृत्यु भी पद पर रहते हुए हुई थी। ये भी दोस्तों आप याद रख लेना कि गणेश वासुदेव मावलंकर के साथ साथ जीएमसी जो बालयोगी थे इनकी मृत्यु भी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए हुई थी। ये थे दोस्तों जीवी मावलकर, जिसे भारतीय संसद का जनक भी कहा जाता है। ये दोस्तों सबसे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात बनती है कि जब भारतीय संसद का जनक जीवी मावलकर को कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो मैंने बताया कि अस्थायी अध्यक्ष भी और स्थायी अध्यक्ष भी दोनों ही गणेश वासुदेव मावलंकर को ही भारत की पहली लोकसभा में बनाया गया था। अब हमें देखें तो भारत की जो पहली जो लोकसभा थी इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे अनंत श्यानम आयंगर। ये भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। यदि हम पहली महिला अध्यक्ष देखें, यानी भारत की जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। इन्होंने दोस्तों 2009 से 2014 तक अपनी सेवाएं दी थी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। एक दोस्तों एक व्यक्ति है जिनका नाम है के.एस. हेगड़े। ये दोस्तों एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और भारत की जो लोकसभा है इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी के.एस. हेगड़े जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं लोकसभा में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उनमें है दोस्तों भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। यानी जिसको लोकसभा में बहुमत, उसकी सरकार बनेगी। इस हिसाब से यदि हम हमारी लोकसभा की सीटें देखें तो दोस्तों इसमें कुल जो सीटें हैं वो जो वर्तमान समय में वो है 545 इसकी कुल सीटें हैं, और जिनमें से 2 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। 2 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है, और जो बाकी जो सीटें 543 ये सीधे जनता के द्वारा चुनी जाती है। जनता के द्वारा इनको चुना जाता है। एमपी, इनको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको एमपी कहा जाता है। 543 एमपी जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। तो दोस्तों 543 सीटें में से आधी से एक अधिक सीट यानी 272 सीट, जिस भी दल के पास 272 सीटें होंगी उसी का बहुमत होगा और वो ही
और उसी पार्टी की सरकार बनेगी। यानी बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें, बहुमत के लिए 272 सीटें जिस भी दल के पास होगी, यानी कम से कम 272 सीटें होनी चाहिए। ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम सरकार बनाने के लिए 272 सीटें होना आवश्यक है। ये दोस्तों को जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी के 272 सीटें आ जाए। जब दोस्तों ऐसा न हो, यानी एक ही पार्टी की जब 272 सीटें न आ पाती है, तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर भी सरकार बना सकती है, जिसे हम गठबंधन की सरकार के नाम से जानते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। दोस्तों जब मैंने बताया कि जिस दल की लोकसभा में बहुमत होगा उसी की सरकार होगी, तो दोस्तों विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव और सत्ता पक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है। राज्यसभा में इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार बनती भी लोकसभा में है और सरकार गिरती भी लोकसभा में ही है। तो दोस्तों लोकसभा में ही सत्ता पक्ष के द्वारा विश्वास प्रस्ताव और विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में ही लाया जाता है। दोस्तों यदि हम इसकी कुछ और शर्तें देखें लोकसभा के अंतर्गत, तो दोस्तों जब कानून बनने से पहले जो कानून का मसौदा होता है उसे हमें विधेयक के नाम से जानते हैं, उसे हमें विधेयक कहते हैं। यानी कानून बनने के से पहले जो उसका मसौदा होता है उसे हमें विधेयक कहते हैं। और इसको राज्यसभा या फिर लोकसभा इनमें से किसी में भी सबसे पहले रखा जा सकता है। उसको पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, उसको पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि इस विधेयक को पारित करने में कोई समस्या आती है तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि वो संयुक्त बैठक भी दोनों की बुला सकता है, लोकसभा और भारत के ऊपरी सदन राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी बुलाया जा सकता है। इस संबंध में दोस्तों 107 अनुच्छेद 107 में विधेयक सदनों में किस प्रकार से पारित होगा उसकी प्रक्रिया 107 में दी गई है। अनुच्छेद 107 ये कहता है कि कोई भी विधेयक सदन में किस प्रक्रिया से पूर्ण होगा, यानी किस प्रक्रिया से पारित होगा, ये जो प्रक्रिया अनुच्छेद 107 में दी गई है। और दोस्तों अनुच्छेद 8 में दोस्तों यदि ये विधेयक सदनों में पारित होने में कोई समस्या आती है, या राज्यसभा में समस्या आती है, लोकसभा में समस्या आती है, तो दोस्तों राष्ट्रपति इनका संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये दोस्तों भारत का अनुच्छेद 108 कहता है, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, इसके क्या आधार हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है। दोस्तों इसके बेसिकली 3 आधार हो सकते हैं, इसके 3 कारण हो सकते हैं कि कोई एक सदन विधेयक को पारित करता है और दूसरा उसको पारित करने से मना कर देता है या फिर उसको पारित नहीं करता, या दोस्तों इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि एक सदन विधेयक को पारित करता है, दूसरा सदन उसमें संशोधन करना चाहता है, लेकिन पहले वाला सदन उसमें संशोधन से सहमत नहीं होता। तो दोस्तों ये इसका दूसरा कारण हो सकता है। और जो तीसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों, कोई एक सदन बिल को पारित करता है लेकिन दूसरा सदन उस पर 6 महीने तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो दोस्तों उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों का बुला सकता है। पहला जो कारण होगा दोस्तों वो ये होगा कि कोई एक सदन बिल को पारित करता है, दूसरा सदन उसको पारित नहीं करता। दूसरा कारण ये होगा दोस्तों कि एक सदन बिल को पारित करता है, दूसरा सदन उस बिल में संशोधन करना चाहता है, लेकिन पहला सदन उस संशोधनों से सहमत नहीं होता। और तीसरा जो कारण होगा वो है दोस्तों कि एक सदन बिल को पारित करता है और दूसरा सदन उस पर 6 महीने तक अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। और भारतीय संविधान की जो धारा 118 है, अनुच्छेद 118 है, ये दोस्तों कहता है कि इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का
अध्यक्ष। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है, और उसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में दिया गया है। यानी संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जो मुख्य जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो 108 और 118। 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाने से संबंधित, इसमें जो इसके आधार है वो दिए गए हैं, और अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ये दोस्तों इस संबंध में जो प्रोसेस है, ये जितनी भी मैंने बातें बताई है इसको अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। अब हम धन विधेयक के संबंध में जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनके विषय में कुछ जानते हैं। धन विधेयक से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। धन विधेयक कि धन विधेयक का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, धन विधेयक की परिभाषा क्या है, और राज्यसभा के संबंध में भी इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो भी हम देखते हैं दोस्तों कि धन विधेयक बेसिकली जो धन विधेयक है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 और 109 ये दोस्तों धन विधेयक से संबंधित है। और जो धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। परिभाषा धन विधेयक की भारतीय जो अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा है। और इसके तहत ये कहा गया है दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। यानी धन विधेयक होगा या नहीं होगा इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही लेता है। और दोस्तों 109 कहता है कि जो धन विधेयक है ये राज्यसभा में पहले नहीं रखा जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि विधेयक भारतीय संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लेकिन जो धन विधेयक है ये भारतीय संविधान में साफ साफ वर्णित किया गया है कि धन विधेयक को लोकसभा में ही रखा जाएगा, पहले राज्यसभा में उसको पहले नहीं रखा जाएगा। तो इसमें लिखा गया है कि राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस यानी पहले नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब ये किताब भी नहीं है दोस्तों कि लोकसभा में ही इसको पहले रखा जाएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा में इसको रखा ही नहीं जाएगा। इसको दोस्तों रखा अवश्य जाएगा, पहले इसको लोकसभा में रखा जाएगा, उसके बाद में लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद इसको राज्यसभा में रखा जाएगा। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है दोस्तों कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती। यानी 14 दिनों से अधिक राज्यसभा धन विधेयक को नहीं रोक सकती, और 14 दिन से अधिक होते हैं तो इस धन विधेयक को पारित हुआ मान लिया जाएगा। तो दोस्तों धन विधेयक के संबंध में जो दो अनुच्छेद भारतीय संविधान के 109 और 110 में धन विधेयक की परिभाषा, और ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा नहीं है। और 109 राज्यसभा में धन विधेयक को पहले नहीं रखा जाएगा, ये बात कहता है। और राज्यसभा के पास 14 दिन से अधिक धन विधेयक को रोकने की क्षमता नहीं है, उसके पास ये शक्ति नहीं है कि वो जो धन विधेयक है उसको 14 दिनों से अधिक अपने पास रोक ले। दोस्तों आज हमने ये जो भारत की जो निम्न सदन है लोकसभा, उसके विषय में कुछ बातें जानी, और ये दोस्तों सभी बातें बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी जो भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए, जो तथ्य बताए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। दोस्तों इन सभी तथ्यों को अपने दिमाग में अच्छे से उतार लीजिएगा। अगली क्लास में दोस्तों फिर से हम भारतीय संसद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।